अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आज का जी हमारा टॉपिक है बुक 3 एंटर पार्ट 1 की, जिसका चैप्टर नंबर 8 है, यानी पोइम नंबर 8 है ओज़िमेंडियस। ओज़िमेंडियस के बारे में बताने से पहले इसका जो पोइट है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका जो पोइट था पीबी शैले, जिसके बारे में मैंने इस कॉर्नर में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि ये पोइट पैदा हुआ था जी 1792 में और इसकी डेथ हो गई 1822 में। इसके साथ साथ जी ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट था। अब रोमांटिक से मुराद ये नहीं है कि वो रोमांटिक पोइट्री लिखता था, इससे मुराद ये भी है कि वो रोमांटिक एज में पैदा हुआ था। और इसके अलावा जी सेकंड पॉइंट है रेवोल्यूशनरी पोइट था, इनकलाबी शायर था। थर्ड है जी फेमस उसके वर्क्स क्या थे, ये 3 वर्क्स थे उसके, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलॉग, द क्लाउड। ये उसके 3 काम काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, वैसे तो और भी बहुत थे। और इस पोइट की जो डेथ हुई थी वो किसी समंदर में तूफान आने की वजह से हुई थी, जो वो लॉर्ड बैरन को मिलने जा रहा था। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं। इसके बाद जी इसकी जो टाइटल है उसको पढ़ लेते हैं। ओज़िमेंडियस ये नाम दिया पोइट ने एक करैक्टर को, जिसकी जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि शायद वो रामेसिस II था, यानी फ़िरौन जिसे कहते हैं, फ़ैरो। और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिसका क्लैश था, एनिमिटी थी, उसके बारे में ये पोइट ने पोइम लिखी है। मोस्टली यही आइडिया लगाया जाता है। इसके अलावा जी इसकी जो मेन थीम है इस पोइम की, वो है पावर इज़ टेम्पररी, टेम्परेरीनेस, आर्जीपन, कि ये जो दुनिया है ये और इसमें जो क़ुव्वत है, ताकत है, ये हमेशा टेम्परेरी रहती है। कोई भी चीज़ जो है वो ना ख़त्म होने वाली नहीं है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना। ये मैसेज दे रहा है पोइट इस पोइम में। इसके अलावा जी ये सोनेट है। सोनेट जो होता है आपको पता ही होगा, 14 वर्सेस की जो पोइम होती है उसे सोनेट कहते हैं, जो कि एक इटालियन पोइट था जिसने 1200s में, यानी 12वीं-13वीं सदी के स्टार्ट में उसने ये इन्वेंट किया था एक तरीका पोइट्री का। इसकी 14 लाइंस होती हैं, जिसका ख़ास एक मेट्रिकल फीट होता है, सिलेबल्स होते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं एक अलग टॉपिक रखूँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा। और ये भी सोनेट है, इसकी जो 14 वर्सेस हैं आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। और इसका जो इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। एजोनेंस है, यानी इसमें वाउल का इस्तेमाल हुआ है, वाउल साउंड्स का एक ही लाइन में कई दफ़ा। इंजैम्पमेंट है, आप देख सकते हैं, जैसा ये 3rd वर्स उसकी एग्जांपल है, 2nd और 3rd के, जहाँ पर लाइन के एंड पर जाकर उसको ख़त्म नहीं किया जाता। जिस तरह आप जो वर्स नंबर, यहाँ पर एक और वर्स है जिससे हमें इसकी एग्जांपल का पता चलता है, ये वाली, कि यहाँ पर भी देखिए उसने एंड पर जाकर ख़त्म नहीं किया लाइन को, उस वर्स को, बल्कि आगे जाकर, यानी उसने पंक्चुएशन का ख्याल नहीं रखा। इसके बाद है जी आयरनी है। आयरनी मीन्स यहाँ पर उसने उसकी ग्लोरी दिखाई है, उसकी शान शौकत दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ आयरनी ये है इसमें कि ऐसा है नहीं है, इन चीज़ों का एंड हो गया, तबाह हो गया हर चीज़। यहाँ पर एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है जी, अगेन एंड अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज़ हुई हैं। अपॉस्ट्रफी भी यूज़ की है, जिस अपॉस्ट्रफी की मिसाल आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है राइटर ने। तो ये था जी इसका इंट्रोडक्शन पोइम का। और इसके बाद हम ये पोइम पढ़ लेते हैं। इसके जो वर्ड सिनोनिम्स हैं और उर्दू के जो मीनिंग है वो मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। अगर आप एज अ लेक्चर इसको ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था, ये सारी चीज़ें जो मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में करवाता हूँ, इतनी बारीक बीनी में जाकर, उसका मकसद ये होता है कि ये चीज़ें हमें आमतौर पर, मैंने और भी वीडियोस देखी, उनमें नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता। ये हमें बताना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर एक
बच्चा मास्टर्स करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो उसको ये चीज़ें यहीं पर आनी चाहिए, रादर के वो तब जाकर करे और तब उसके लिए ज़्यादा मिसाइल पैदा कर सकती है बातें। तो पहली वर्स है जी, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब यहाँ पर जो पोइट है ये स्टार्ट लेता है, कहता है सब्जेक्टिव पोइम हो गई है यहाँ पर, क्योंकि उसने आई का वर्ड यूज़ किया है। जो पोइट है पीबी शैले, वो कहता है कि मैं किसी ट्रैवलर से मिला। ट्रैवलर का उसने नाम नहीं बताया, उसने ये कहा है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि आ रहा था एंटीक लैंड से मुराद है यहाँ पर ये इशारा कर रहा है इजिप्ट की तरफ। मिस्र हमें पता है बहुत पुराने शहरों में या बहुत पुराने ममालिक में उनका शुमार होता है। तो वो कहता है कि जी एक कदीम एंटीक वेरी ओल्ड सिटी या शहर या ज़मीन सरजमीन से वो आता है ट्रैवलर मुसाफिर। हु सेड, जिसने कहा, ट्रू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ये जी वर्ड ट्रंकलेस। तो कहता है उसने देखा पत्थर की एक स्टैचू बना हुआ था जिसकी पत्थर की टांगें थी। वास्ट कहते हैं जी वेरी लार्ज, ह्यूज को। और वो जो उसका जो स्टैचू था उसका ट्रंक नहीं था। और स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो जो स्टैचू था वो कहाँ पर था? सहरा में खड़ा था। और नियर देम ऑन द सैंड, उस स्टैचू के पास, उस लेग्स के पास रेत पर, हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाइज। अब वाइजेज का यहाँ पर मतलब है फेस। और वो कहता है जी वहाँ पर उसने एक बिखरा हुआ, शैटर्ड यानी कि स्कैटर्ड, बिखरा हुआ एक चेहरा देखा। लाइज जो नीचे पड़ा हुआ था, वाइजेज से मुराद है फेस। हुज फ्राउन, अब उसने देखा कि हाफ संक यानी आधा डूबा हुआ था, आधा धंसा हुआ था, हाफ कवर्ड था वो जो स्टैचू था। वो कहता है वो जो चेहरा था, अब वो चेहरा जो था उसने देखा जिसके चेहरे पर फ्राउन था, गुस्सा था, एंगर था। और उसके होंठ कैसे थे जी? रिंकल थे, रिंकली थे, यानी उसमें सलवटें थी। जिस तरह हम इसका सिनोनिम लिख सकते हैं अनआयरन्ड या फिर रिंकली। उसका चेहरा जो था उस पर जो लिप्स बने हुए थे वो झुर्रियों वाले थे। इससे मुराद ये है कि जी उसके चेहरे पर तंज था, गुस्सा था, हकारत थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मगरूर था। और यही मैसेज जो है वो राइटर देना चाह रहा है, पोइट जो है, कि इंसान को प्राउड नहीं होना चाहिए, प्राइड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो फीचर है, ये प्रॉपर्टी है, ये सेटन की है, शैतान की है। एंड स्नीयर, स्नीयर होता है जी टांट को कहते हैं, तंज को। ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड से मुराद है यहाँ फीलिंगलेस, या फिर हम क्रूअल भी लिख सकते हैं। कमांड कहते हैं जी आर्डर को, कि उसके चेहरे पर जो तंज था एक जालमाना हुक्म का, उसका जो अंदाज़ था, जो उसका स्टाइल था, उसका जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, जो उस ट्रैवलर ने वहाँ पर देखा, वो बड़ा तंजिया था। आगे राइटर कहता है जी, टेल दैट इट्स स्कल्पटर वेल दोज पैशंस रेड। स्कल्पटर कहते हैं अ पर्सन हु मेड स्कल्पचर्स। जो बंदा स्कल्पचर्स बनाता है, स्टैचूज बनाता है, उसको कहते हैं मुसव्वर, कहते हैं उसको। वो शख्स कहता है कि जब मैंने उसके चेहरे को देखा, उसकी वो जनाब लेग्स देखी जिसके ऊपर ट्रंक नहीं था। ट्रंक कहते हैं ये धड़ को, यहाँ से लेकर ये जहाँ से टांगें शुरू होती यहाँ तक हिस्सा नहीं था। तो और ख़ाली जो उसकी लेग्स थी वहाँ पर सैंड में, सहरा में। तो उसने देखा कि जो उसका चेहरा था उसके ऊपर तंज था और जालमाना उसके ऊपर एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जिसका को जालमाना हुक्म दे रहा है, तो हुक्माना अंदाज था। और फिर वो कहता है कि जब ये सारी चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे ये फ़ील हुआ
कि उसने वो जो मुसव्वर है उसने इस ओज़िमेंडियस के जो पैशंस थे, जज्बात थे, जब उसने अपना ये स्टैचू बनवाया होगा उसने उसके पैशंस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, वेल रेड। और ये सारी चीज़ें कहता है विच येट सर्वाइव, वो पैशंस आज भी उसके चेहरे पर मौजूद थे, स्टैम्प्ड, जो लिखे गए थे, रिटन थे, मोहर लगी हुई थी। ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, कहता है इन बेजान चीज़ों पर वो जज्बात आज भी मौजूद थे। यानी वो मुसव्वर ने इतनी खूबसूरती से उसका ये स्टैचू बनाया और उसके ये सारे एक्सप्रेशंस उसके स्टैचू पर लेकर आया था। कहता है द हैंड्स दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, कि वो दिली जज्बात जो कि वो ओज़िमेंडियस यानी वो फ़िरौन जो चाह रहा था कि उसके चेहरे पर आए, उसके स्टैचू पर आए, कहता है वो सारे इसने बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर फीड किए, वहाँ पर फिलअप किए। इसी तरह कहता है उस हाथ ने, जो स्कल्प्टर का हाथ था, मुसव्वर का हाथ था, उसने बड़े अच्छे तरीके से उनको बनाया, यानी मॉक किया। वैसे मॉक होता है किसी पर हंसना, लाफ एट समवन। कहते हैं ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल यानी जो उसके फीट हैं, पैर हैं, दीज वर्ड्स अपीयर, कहता है उसके पैरों पे जब उसने ध्यान किया ट्रैवलर ने, तो उसने देखा कि वहाँ पर ये अल्फाज लिखे थे। अब इन अल्फाज को जो राइटर ने कोटेशन मार्क्स में लिखा है, इन्वर्टेड कामाज में लिखा है, और ये सिंगुलर इसलिए है क्योंकि यूके जो होता है उनका जो फॉर्मेट है इन्वर्टेड कामाज का वो सिंगुलर ही होता है, जो अमेरिकन है वो डबल होते हैं। कहता माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस, मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का मैं बादशाह हूँ। ये उसके प्राइड को शो कर रहा है, तकब्बुर को शो कर रहा है। और हमने पढ़ा है क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, कि जो फ़िरौन था वो अपने तकब्बुर की वजह से मारा गया। उसके बाद जी हम पढ़ते हैं, कहता है जी लुक ऑन माई वर्क्स, कहता देखो इर्द गिर्द मेरे कामों को। जिस तरह अहराम मिस्र हम देखते हैं उसको दुनिया के जो मेरिकल्स हैं, अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा माना जाता है। तो इन कामों पर उसे बड़ा तकब्बर था, जो कि उसने काम बड़ी दुनिया के बहुत ज़्यादा इलाके फ़तह किए अपने ज़माने में, बहुत ज़्यादा वॉर विक्ट्रीज़ हासिल की, तो इस पर वो मुतकब्बर हो गया। ही माइटी एंड डिस्पेयर, कहता देखो मेरे काम कितने माइटी हैं, कितने बड़े बड़े काम हैं, और कहता है मेरे इन कामों को देखो और डिस्पेयर हो जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ। माइटी ह्यूज, डिस्पेयर होना, डिसअपॉइंट होना। यानी यहाँ इस लाइन से, इस वर्ड से मुराद है कि देखो जो मैंने इतने इतने बड़े काम किए हैं सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तुम इसे देखो और डिसअपॉइंट हो जाओ, मायूस हो जाओ, यानी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सोच अपने अंदर पैदा कर लो। अब ये देखें कितने प्राउड है वो, यहाँ पर कितना उसके अंदर प्राइड शो हो रहा है, हमें कितना गुरूर शो हो रहा है। आगे जाकर हमेशा मैं कहता हूँ हर पोइट के जो होता है वो हर पोइम के एंड पर मैं बताता हूँ कि वो एंड वाले कपलेट में या एंड वाले स्टैंजा में जो है वो लाजमी कोई मैसेज देता है हमें, जब कोई थॉट प्रोवोकिंग पोइम हो। तो यहाँ पर भी हम उसी की तरफ आ रहे हैं। कहता है नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कहता है उसके इर्द गिर्द कुछ भी बाकी नहीं रहता। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल, डिके डिक्लाइनिंग, ज़वाल पजीर, कहता है उसके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो डिक्लाइन का शिकार हो गई हैं, तबाही का शिकार हो गई हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई हैं। ऑफ दैट क्लोजल, क्लोजल भी कहते हैं ह्यूज को, वेरी बिग, वेरी लार्ज। रैक कहते हैं जी तबाही को, डैमेज को। कहता है उसके इर्द गिर्द जो बहुत बड़ी तबाही, मीन्स उसके इर्द गिर्द जो है वो हर चीज़ बंजर है, हर चीज़ जो है वो वीरान है, डिज़र्टेड है। जो किसी ज़माने में बादशाह हुआ करता था और बड़ी रेल पेल थी उसकी रियाया में, अब वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है जी यहाँ पर बेशुमार तबाही है, और जो उसका जो सहरा है और ये जो तबाही है बाउंडलेस है,
लिमिटलेस है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, कोई हद नहीं है। एंड बेयर, और वहाँ पर जो इलाका है उसका वो बेयर है, डिजर्टेड है, वीरान है, कोई नहीं है अब उसकी ये कामों को देखने वाला, उसकी इस तकब्बर को, इस गुरूर को बर्दाश्त करने वाला। कहता द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, कहता वहाँ पर जो सैंड है, सहरा है, वो लोन भी है यानी अलोन है, वीरान है, और लेवल है। कहता है वो सैंड ने उसके सारे तकब्बर को लेवल कर दिया है, एक जैसा कर दिया है। स्ट्रेच फार अवे, और ये जो वीरानी है, ये जो उदासी है, ये जो तबाही है, ये फैली हुई है फार अवे, डिस्टेंट, दूर दूर तक फैली हुई है। तो ये थी जी इस पोइम की एक्सप्लेनेशन और ये इसकी समरी। इसके बाद जो एक चीज़ काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है इसमें से कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, पेपर की तैयारी करनी होती है, तो हमें ये बताना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते क्या हैं इसके। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स डज द पोइम क्रिएट इन द रीडर्स माइंड, किस किस्म की फीलिंग जो है वो ये पोइम पढ़कर रीडर के माइंड में आती हैं। यही फीलिंग आती हैं कि वी शुड हम्बल इन आवर लाइफ, वी शुड नेवर बी अ प्राउड पर्सन, प्राइड इज़ डैमेजिंग, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ एंड हेयर आफ्टर एज वेल, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ये बुरी चीज़ है। नथिंग इज़ परमानेंट। What did the traveler see in the desert? सहरा में जो ट्रैवलर होता है वो क्या देखता है? वो एक स्टैचू देखता है, a trunkless statue which had legs of stone and there was a visage, a face lying half sunk in the sand. That's what he saw in the desert. Write the central idea of the poem. हम यहाँ पर देखते हैं कि थीम क्या है पोइम की, इस नज़म की का सेंटर मरकज़ी ख्याल क्या है, वो सारे का सारा आपने बता देना है। वो मैसेज, वो विजडम दैट द पोइट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट वी शुड बी हम्बल, अ सिंपल पर्सन इन आवर सोसाइटी, इन आवर लाइफ। वी शुड नेवर fall prey to pride or any kind of glorifying properties in our self. So the next question is, who was Ozymandias? Ozymandias, according to some critics, Ozymandias was a Ramesses, a pharaoh in Egypt who was enemy of Prophet Moses. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मद्दे मुकाबिल दुश्मन समझा जाता था उस ज़माने में इजिप्ट में, इसको उसने ओzymandias का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ स्टैचू ऑफ ओzymandias? ओzymandias के पैरों पर, उस जो उसका स्टैचू था उसके पैरों पर क्या लिखा था? आपने ये लिखना है पहले हमेशा, कभी भी बिकॉज से, इफ से, दैट से आपने जो आप शुरू नहीं करना होता। आप कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का कुछ पार्ट जो है उसको आंसर में चेंज किया करें। तो आप ये लिखेंगे ऑन द पेडेस्टल ऑफ स्टैचू ऑफ ओzymandias इट वाज रिटन, कामा फिर लगाकर, फिर आगे आपने ये अल्फाज यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि ऑन द पेडेस्टल ऑफ स्टैचू ऑफ ओzymandias इट वाज रिटन, कामा लगाकर फिर आपने ये सारा लिख देना है। इसी तरह इन्वर्टेड कामाज में माय नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स और अगली वर्ड्स भी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू? स्टैचू की कंडीशन क्या थी? इट वाज डैमेज्ड, इट वाज ट्रंकलेस, इट्स वाइजेज वाज लाइंग ऑन द सैंड। ये आपने आंसर बनाना है। व्हाट वाज द एक्सप्रेशंस विजिबल ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू? के स्टैचू के चेहरे पर कौन से तासुरात विजिबल थे, अपरेंट थे, नुमायाँ थे, ज़ाहिर थे? तो आपने यही लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पर देयर वाज फ्राउन, एंगर एंड देयर वाज अ स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। उसके चेहरे पर स्नेयर था, टॉन्ट था, तंज था, और तकब्बुर था, प्राइड था, एंगर था, फ्राउन भी जिसे कहते हैं, गुस्सा था। तो ये थे जी क्वेश्चन आंसर्स इसके जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हर पोइम का आपने याद करना है। इसको थीम भी कह सकते हैं आप, सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, मेन आइडिया भी कहते हैं, थीम, और इसी तरह क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने जी हर पोइम का करना है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अगर पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।